नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्नोलॉजी अड्डा में। ग्राम पंचायत अधिकारी के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम वीडियो में कल के वीडियो हमने देखा था उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के तहत। कल की वीडियो में हमने देखा उसके संक्षिप्त नाम को, उसके विस्तार को और कब से लागू हुआ उसको देखा। उसके बाद हमने सेक्शन 2 में देखा परिभाषाएं। सेक्शन 1 में हमने देखा उसके नाम, संक्षिप्त नाम को, नाम के बाद देखा हमने उसका विस्तार कहाँ तक है, और उसके बाद हमने देखा वो कब से लागू हुआ। कब से लागू हुआ और कब पास हुआ। यूपी विधानसभा में 5 जून को, यूपी विधान परिषद में 16 सितंबर को और 7 दिसंबर को गवर्नर जनरल द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई, और यूपी गवर्नमेंट गजट में 27 दिसंबर 1947 को छापा गया और उसी दिन से लागू हो गया। उसके बाद हमने अध्याय 1 के सेक्शन 1 में देखा उसका संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ, और सेक्शन 2 में हमने देखा इस पर अधिनियम में जितने भी महत्वपूर्ण टर्म होंगे उनकी परिभाषा। जैसे न्याय पंचायत 2 ख में देखा हमने प्रौढ़ अडल्ट की परिभाषा, डबल ख में देखा पिछड़े वर्गों की परिभाषा, और सबसे इम्पोर्टेंट हमने देखा 2 छ में ग्राम सभा की परिभाषा, च में जिला पंचायत की परिभाषा, और ट्रिपल ज में क्षेत्र पंचायत की परिभाषा। इसके अलावा आज हम अध्याय 2 में पढ़ेंगे। अध्याय 2 में हम क्या पढ़ेंगे? ग्राम पंचायतों का संगठन, उनकी स्थापना कैसे होती है। अध्याय 2 रहेगा हमारा ग्राम सभाओं की स्थापना और उनका संगठन किस प्रकार रहेगा। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्राम पंचायतों की स्थापना और उनका संगठन। इसके अलावा हम पढ़ेंगे ग्राम पंचायत के सदस्यों की अनर्हता। अनर्हता मतलब डिस्क्वालीफाई, वो किस तरह से डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, क्या उनके पास क्या नहीं रहेगा, क्यों डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। निर्वाचक नामावली इत्यादि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, नहीं तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। चलिए तो हम वीडियो शुरू करते हैं और अध्याय 2 पे देखते हैं। सेक्शन 2 जो है, सेक्शन 2 में परिभाषा था, सेक्शन 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा लागू कब हुआ ये था, और सेक्शन 3 में क्या है? ग्राम सभाओं की स्थापना और उनका संगठन। तो ग्राम सभाओं की स्थापना कैसे हो सकती है, तो आइए चलिए देखते हैं। राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार करेगी ग्राम सभा की स्थापना, और सरकारी गजट में अधिसूचना जारी द्वारा करके किसी ग्राम के लिए या ग्रामों के समूह के लिए ग्राम सभा, ऐसा नाम से जैसा भी निर्दिष्ट किया जाए, स्थापित करेगी। या किसी एक गांव का या तो 2-3 गांव को जोड़कर एक ग्राम सभा बनाया जाएगा, और ऐसे नाम जैसा भी निर्दिष्ट किया जाए स्थापित करेगी। और नाम जो होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, चलिए अगले लाइन में देखते हैं। उस ग्राम सभा का क्या नाम होगा। अगर 2 से 3 गांव मिलकर एक ग्राम सभा बनाए तो कौन सा गांव के नाम पे वो ग्राम सभा का नाम होगा। तो देखिए दूसरी लाइन में हम देखते हैं, प्रतिबंध यह है कि जहां ग्रामों के समूह के लिए स्थापित किए जाए, वहां सबसे अधिक जनसंख्या वाले ग्राम का नाम सभा के रूप में भी निर्दिष्ट किया जाएगा। मतलब जिस भी गांव की आबादी ज्यादा रहेगी उस गांव के नाम से उस ग्राम सभा का नाम होगा, और जो दूसरा गांव होगा उस ग्राम सभा का पार्ट रहेगा। इसके बाद सेक्शन 4 और 5 इसको खत्म कर दिया गया है। तो हमने सेक्शन 3 में क्या देखा, ग्राम सभा की स्थापना कैसे होगी। 2-3 गांव का मामला रहेगा तो उसमें कौन से गांव के नाम पर ग्राम सभा का नाम होगा, इसको हमने देखा। जिसमें आबादी ज्यादा रहेगी उस गांव के नाम पर उस ग्राम सभा का नाम होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं अध्याय 2 क को, और 2 क में हम आज क्या पढ़ेंगे, ग्राम पंचायत के सदस्यों की अनर्हता, उन्हें किस प्रकार से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो सेक्शन 3 हमने देख लिया, 1 देख लिया, 2 देख लिया, 3 देख लिया। 4 और 5 को खत्म कर दिया गया है 1994 की नियमावली से। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 5 का को हम देखेंगे इसके बाद। चलिए देखते हैं सेक्शन 5 का में क्या है, अनर्हता किस प्रकार से हो सकता है किसी का भी। तो सेक्शन 5 जो बात कह रहे हैं हमारे सामने, ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए अनर्हता। अनर्हता का अर्थ है डिस्क्वालीफाई। ज्यादा हिंदी में लिखा हुआ है क्योंकि ये कानून अधिनियम की एक बुक है। कोई व्यक्ति किसी ग्राम पंचायत का प्रधान या सदस्य चुने जाने के लिए और होने के लिए अनर्ह होगा, डिस्क्वालीफाई होगा। तो अब इसमें कई केस दिए गए हैं किस प्रकार से वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है, चलिए पढ़ते हैं। पहला क में दिया गया है, 5 क में, वह किसी विधानमंडल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्सम पवित्र किसी विधि द्वारा उसके अधीन अनर्ह हो। मतलब विधानमंडल मतलब कि विधान परिषद और विधानसभा का अगर चुनाव लड़ने के लिए अगर वो डिस्क्वालीफाई है, मतलब उसकी
अगर वो डिस्क्वालीफाई है तो ग्राम सभा का भी चुनाव नहीं लड़ सकता। केवल एक केस ऐसा है कि वो ग्राम सभा का चुनाव लड़ सकता है, मतलब ग्राम सभा और विधानसभा विधान परिषद का चुनाव लड़ने दोनों के केस में सेम अनर्ह होने डिस्क्वालीफाई होने की विधि है, लेकिन एक उसमें से हटा दिया जाए, जैसे कि विधान परिषद और विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा का 25 वर्ष और विधान परिषद का 30 वर्ष। लेकिन इस केस में एक इन्होंने मतलब अगर फायदा है कि अगर वो 21 वर्ष का भी है तो चुनाव ग्राम सभा का लड़ सकता है। बाकी जो भी कंडीशन है वो विधानमंडल वाली ही है, उसमें डिस्क्वालीफाई हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे की, 5 क के बाद 5 ख की। तो ख में कहा गया है वह ग्राम पंचायत या किसी न्याय पंचायत का वैतनिक सेवक हो। अगर वो किसी अपने ग्राम पंचायत या उस ग्राम पंचायत न्याय पंचायत जो होगा उसमें अगर वो कहीं भी काम करता है और वो पंचायत से वेतन लेता है तो वो भी किसी ग्राम प्रधान या ग्राम सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए डिस्क्वालीफाई होगा। उसके बाद बात करते हैं ग में, वह किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार या ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत से भिन्न किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार के स्वामित्व अधीन या नियंत्रणाधीन किसी बोर्ड निकाय या निगम के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता हो, फिर भी वह ग्राम प्रधान या ग्राम सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए अनर्ह या डिस्क्वालीफाई होगा। दूसरे में देखा, अगर वो वेतन लेता हो किसी ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत में काम करके या किसी प्राधिकारी या स्वामित्वहीन या नियंत्रणाधीन किसी बोर्ड निकाय या निगम के अधीन कोई पद धारण करता हो, फिर भी वह सरकारी नौकरी करने वाला ग्राम सदस्य या ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए अनर्ह होगा, यानी कि डिस्क्वालीफाई होगा। इसके बाद हम बात करते हैं घ की, वह किसी राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी न्याय पंचायत की सेवा से दुराचरण के कारण पदच्युत कर दिया गया हो। अगर वो किसी केंद्रीय सरकार या स्थानीय सरकार या कहीं भी नौकरी करता है और दुराचरण के कारण मतलब बैड बिहेवियर के कारण अगर पदच्युत मतलब सस्पेंड कर दिया गया हो तो भी डिस्क्वाली माना जाएगा ग्राम प्रधान या सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए। इसके बाद उस पर ऐसी अवधि के लिए जैसे नियत की जाए, जो भी डेट नियत की जाए, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत का कोई कर, टैक्स, फीस, शुल्क या अन्य कोई बकाया हो, मतलब अगर ग्राम पंचायत या क्षेत्र पंचायत के लिए देनदार हो वो फिर भी वह डिस्क्वालीफाई होगा, वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगर वो उसको पैसे देने हैं। उसके बाद देखिए लिखा, क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत के दिन कोई पद धारण करने के कारण प्राप्त उसके किसी अभिलेख या संपत्ति को उसे देने में उसके द्वारा ऐसा किए जाने की अपेक्षा किए जाने पर विफल रहा हो। अगर उसने कुछ वादा भी किया हो ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, क्षेत्र पंचायत को देने को और नहीं दे पाया हो, फिर भी वह अनर्ह होगा। उसके बाद बात करते हैं च की, तो वह अनुनमोचित दिवालिया हो। दिवालिया मतलब बैंकरप्ट हो गया हो, उसका दिवालिया निकल गया, उसके बाद बिल्कुल भी पैसा ना हो, तो भी वह डिस्क्वालीफाई होगा चुनाव लड़ने, ग्राम प्रधान या ग्राम सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए। उसके बाद वह नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया हो। नैतिक अधमता का मतलब है नैतिकता जो इंसान में होनी चाहिए, अगर वो समाज में वो भी मेंटेन नहीं कर पाया है, उसके लिए अगर दोष सिद्ध ठहराया गया है कोर्ट द्वारा तो भी वह डिस्क्वालीफाई होगा इसके लिए। और उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन दिए गए किसी आदेश का उल्लंघन करने के कारण 3 मास से अधिक की अवधि के कारावास का दंड दिया हो। अगर उसको इस वस्तु अधिनियम 1955 के तहत अगर किसी आदेश का उल्लंघन करने के जुर्म में उसे 3 मास से अधिक की अवधि कारावास हुआ हो, फिर भी वह ग्राम प्रधान या सदस्य के चुनाव के लिए डिस्क्वालीफाई या अनर्ह होगा। उसके बाद बात करते हैं झ की, उसे एसेंशियल सप्लाई टेम्पोररी पावर्स एक्ट 1946 जो है या यूपी कंट्रोल ऑफ सप्लाई टेम्पोररी पावर एक्ट 1947 जो है, उसके अधीन दिए गए किसी आदेश का उल्लंघन अगर उसने किया है और उसके कारण उसे 6 मास से अधिक की अवधि के कारावास या निर्वासन का दंड हुआ है, फिर भी वह डिस्क्वालीफाई होगा। मतलब देखिए कितने मतलब एक सीधा समझिए, किसी प्रकार से कोई आदमी अगर दंडित है या दोष सिद्ध हुआ है उस पर तो चुनाव लड़ने के लिए डिस्क्वालीफाई होगा, ये आप पहले से भी जानते होंगे। अगर वो दिवालिया है तो भी डिस्क्वालीफाई होगा,
और अगर कुछ उसने वेतन लेता हो ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत से, फिर भी वो डिस्क्वालीफाई होगा। या किसी सरकारी नौकरी केंद्र सरकार या स्थानीय प्राधिकारी की हो और दुराचरण के कारण सस्पेंड हुआ है, तो वो भी डिस्क्वालीफाई होगा। इसके बाद हम बात करते हैं, हमने यहाँ देखते हैं, यहाँ में क्या कह रहा है, उसे संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, मतलब उत्तर प्रदेश का जो आबकारी दारू शराब वाला जो अधिनियम है, उसके 1910 के अधीन 3 मास से अधिक की अवधि से कारावास का दंड दिया हो। मतलब यहाँ भी दंड की बात है। अगर कोई भी इंसान दंडित है या उसे दोष सिद्ध पाया गया है, तो कोई भी चुनाव लड़ने के लिए डिस्क्वालीफाई होता है। तो ग्राम पंचायत का भी चुनाव लड़ने के लिए वो डिस्क्वालीफाई ही होगा। इसे में समझना, किसी भी प्रकार का अगर दंडित है, दोष सिद्ध है, उसके ऊपर किसी भी तरह का अनमोनित दिवालिया हो या तो सस्पेंड हुआ हो अपने नौकरी से, कुछ भी हो, तो उसे डिस्क्वाली माना जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं टर्म में लिखा है, उसे स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया हो, फिर भी वह डिस्क्वालीफाई होगा। या उसे निर्वाचन संबंधी किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया, मतलब दोष सिद्ध और दंड देखते उसे डिस्क्वालीफाई हमें खुद कर देना है। सरकार की जरूरत, राज्य सरकार की जरूरत नहीं है। अगर हमसे पूछा जाए इस केस में वो डिस्क्वालीफाई होगा, तो हमें कह देना है हाँ डिस्क्वालीफाई होगा। किसी भी प्रकार का दंड हो या उसके ऊपर दोष सिद्ध हुआ हो, तो वह डिस्क्वालीफाई होगा ही होगा। उसके बाद उसे संयुक्त प्रांत सामाजिक नियोक्ता का निराकरण अधिनियम 1947 या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन दोष सिद्ध ठहराया गया हो। यहाँ भी बात आई दोष सिद्ध की। दोष सिद्ध आते ही किसी भी इंसान को हमें खुद उसे डिस्क्वालीफाई कर देना है। अब ढ में देखते हैं, उसे धारा 95 की उपधारा 1 के खंड 6 के उपखंड 3 या 4 के अधीन पद से हटा दिया गया हो, जब तक ऐसी अवधि जैसे कि उपधारा में से निम्नलिखित व्यवस्था दी गई हो, ऐसे न्यूनतम अवधि जैसा कि राज्य सरकार ने किसी विशेष मामले में आदेश दिया हो, व्यतीत न की गई हो। अब इसके बाद देखिए, ये तो ये हो गया। इसके बाद प्रतिबंध में क्या बोला गया है कि खंड घ च छ झ य ट ठ ड के अधीन अनर्हता की अवधि ऐसे दिनांक से जिसे नियत किया जाए वह 5 वर्ष होगी। कितने वर्ष होगी? तो 5 वर्ष होगी। किस किस केस में? तो आइए देखते हैं किस किस केस में कह रहा है। ग में वह किसी राज्य सरकार, केंद्र सरकार या सस्पेंड हुआ तो इसकी अवधि 5 साल के लिए और डिस्क्वालीफाई होगा। उसके बाद वो डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा, क्वालिफाई माना जाएगा। उसके बाद च, अगर दिवालिया है तो उसको 5 साल तक दिवालिया माना जाएगा, उसके बाद उसे क्वालिफाई कर लिया जाएगा। उसके बाद देखते हैं छ में नैतिक अधीनता है तो भी उसे 5 साल बाद क्वालिफाई माना जाएगा, 5 साल बाद। झ में देखते हैं उसे जो एसेंशियल सप्लाई, यूपी कंट्रोल ऑफ सप्लाई टेम्पोररी पावर्स है, उसमें भी 5 साल के लिए अगर दंड 6 मास से अधिक का दंड है तो उसे 5 साल बाद माफ कर दिया जाएगा, उससे क्वालिफाई माना जाएगा। और संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम वाले में उसे 5 साल बाद 3 मास का अगर उसे सजा भी है तो 5 साल बाद उसे क्वालिफाई माना जाएगा। और स्वापक औषधि मनपावी पदार्थ अधिनियम में भी उसे 5 सालों के बाद उसे क्वालिफाई माना जाएगा। निर्वाचन संबंधी भी दोष सिद्ध है तो 5 साल बाद उसे क्वालिफाई माना जाएगा। और संयुक्त प्रांत सामाजिक नियोक्ता का निकारण में भी उसे 5 साल बाद उसे क्वालिफाई माना जाएगा। तो ये थे किसमें? घ में, च में, छ में, झ में, य में, ट में, ठ में, ड में उसे 5 साल के बाद क्वालिफाई मान लिया जाएगा। उसके बाद अग्रेतर प्रतिबंध यह है कि यथाशक्ति बकायों का भुगतान, जो बकाया वाला एक तीसरे में था, देखते हैं बकाया वाला किसमें है। बकाया वाला अंग में है, उस पर ऐसी अवधि के लिए जैसे नियत की जाए ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत का कोई कर, फीस, शुल्क या कोई अन्य देय बकाया हो। तो बकाया वाले में क्या बोल रहा है? अग्रेतर प्रतिबंध यह है कि यथाशक्ति बकायों का भुगतान कर दिए जाने या अभिलेख या संपत्ति दे दिए जाने पर खंड अंग के अधीन अनर्हता न रह जाएगी। मतलब यहाँ भी उसे क्वालिफाई माना जाएगा। अब से वो क्वालिफाई हो जाएगा। अगर वो जो देनदार था, अगर उसने अपना देनदारी चुका दी है तो उसे अब क्वालिफाई माना जाएगा। प्रतिबंध यह भी है कि प्रथम
प्रतिबंधात्मक खंड में निर्दिष्ट किन्हीं भी खंडों के अधीन अनर्हता राज्य सरकार द्वारा नियत रीति से हटाई जा सकती है। और इसमें से जितने भी अनर्ह के मतलब टाइप दिए गए थे इस प्रकार से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इसमें भी अगर राज्य सरकार चाहे तो नियत रीति से इन अनर्हताओं को किसी भी इंसान के ऊपर से हटा सकती है। तो हमने देखा सेक्शन 5 क में हमने देखा कई प्रकार से अनर्हता किसी भी इंसान की ग्राम प्रधान सदस्य या प्रधान के लिए हो सकती है। उसके बाद देखते हैं सेक्शन 6 में सदस्यता की समाप्ति कैसे हो सकती है। अब हम देखेंगे सदस्यता की समाप्ति कैसे हो सकती है। और ये देखते हैं सेक्शन 6 है हमारे सामने और सदस्यता की समाप्ति बोली जा रही है इसमें। हमने देखा 3 देखा, 4 5 नहीं है, 5 देखा, उसके बाद हमने देखा 6 में क्या देखा, सदस्यता की समाप्ति। अब कैसे होती है हम इस पे बात करते हैं। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य उसका सदस्य नहीं रह जाएगा यदि उस सदस्य से संबंधित प्रविष्टि ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली मतलब जो वोटर लिस्ट है, अगर वोटर लिस्ट में से किसी भी इंसान का ग्राम पंचायत के सदस्य का किसी का भी नाम कट जाता है तो उसकी ग्राम पंचायत से सदस्यता की समाप्ति हो जाएगी। उसके बाद इसका दूसरे जो सब सेक्शन में उसमें क्या कहा जा रहा है, यदि कोई व्यक्ति उपधारा 1 मतलब इसमें के अधीन का सदस्य न रह जाए तो वह किसी ऐसे पद पर जिस पर वह ग्राम पंचायत का सदस्य होने के कारण निर्वाचित, नामांकित अथवा नियुक्त किया गया है बना न रहेगा। मतलब वह कोई ग्राम प्रधान है या वार्ड सदस्य है, गांव में सदस्य है या ग्राम प्रधान है या बीडीसी है, कुछ भी है अगर, लेकिन उसका वोटर लिस्ट से नाम कट जाता है किसी भी कारणवश तो जो उसका पद रहेगा प्रधान सदस्य या बीडीसी वह बना नहीं रहेगा, उसे हटा दिया जाएगा या खुद ही खुद उसे हटा दिया जाएगा या खुद ही खुद वो हट जाएगा। इसके बाद हम 6 में देखते हैं। 6 में क्या कहा जा रहा है, तो अनर्हता संबंधी प्रश्नों का निर्णय। जो अनर्हता संबंधी प्रश्न है जितने भी हमने ऊपर पढ़े उसका निर्णय कौन करेगा कि यह आदमी अनर्ह है, डिस्क्वालीफाई है या क्वालिफाई है। तो इसके संबंध में 6 में बात की गई है। 6 में तो सदस्यता की समाप्ति की बात की गई है और सेक्शन 6 में अनर्हता संबंधी प्रश्नों का निर्णय दिया गया है। तो पढ़ते हैं, यदि ऐसा कोई प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति धारा 5 का मतलब अनर्हता वाला अथवा धारा 6 मतलब सदस्यता की समाप्ति वाला उपधारा 1 में उल्लिखित किसी अनर्हता का भागी हो गया है, या तो धारा 5 के तहत अनर्हता के भागी हो गया है या अथवा धारा 6 मतलब वोटर लिस्ट से नाम कट गया है, तो उल्लिखित किसी भी अनर्हता का भागी हो गया है या नहीं तो ऐसा प्रश्न नियत प्राधिकारी को उसके निर्णय के लिए अभिदिष्ट किया जाएगा। जो भी प्राधिकारी होगा इस मामले का उसको पूरा मतलब चार्ज अथॉरिटी दिया जाएगा कि उसका निर्णय जो भी उसका निर्णय होगा किसी ऐसी अपील जो नियत की जाए के परिणाम के अधीन रहते हुए अंतिम होगा। अगर कोई ऐसी अपील कहीं और भी की जाती है तो जो प्राधिकारी ने परिणाम दिया था उसके अधीन रहते हुए ही अंतिम होगा। जो भी फैसला अपना लास्ट में देगा वो इस परिणाम को देखते हुए देगा। तब हमने देखा सेक्शन 5 को, 6 को, 5 में अनर्हता की जितनी भी विधि थी उसको देखा गया, 6 में सदस्यता की समाप्ति देखा गया और 6 में देखा गया अनर्हता संबंधी प्रश्नों का निर्णय कौन करेगा। इसके बाद हमें देखना है जनसंख्या में परिवर्तन अथवा ग्राम पंचायत के क्षेत्र को नगर पालिका आदि में सम्मिलित करने का प्रभाव। क्या प्रभाव होता होगा अगर किसी भी जनसंख्या में परिवर्तन गांव में होता है या क्षेत्र को नगर पालिका आदि में सम्मिलित किया जाता है। तो समझते हैं, जैसे हमारा गांव है, आपका ही गांव है, कोई भी गांव है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ पर ग्राम पंचायत लागू है, लेकिन कई बार ऐसा होता है शहर के निकट होने के कारण आपके गांव को नगर पालिका में शामिल कर लिया जाता है। तो जो भी हिस्सा नगर पालिका में शामिल किया जाएगा उस पे से ग्राम पंचायत का अधिकार हट जाएगा, और जो भी हिस्सा बचेगा उस पे ही ग्राम पंचायत का चुनाव होगा और जो हिस्सा नगर पालिका में चला गया उस पे नगर पालिका यानी कि सभासद का चुनाव होगा और इधर प्रधान और बीडीसी का चुनाव होगा। इस प्रकार का जनसंख्या में परिवर्तन आता है तो वोटर लिस्ट में 18+ वाले लोगों का नाम जुड़ जाएगा। इससे कोई भी प्रभाव पड़ने वाला हमारे ग्राम पंचायत में नहीं होगा, केवल वोटर हमारे और ज्यादा बढ़ेंगे।
अब इसको देखते हैं सेक्शन 8 में जनसंख्या में परिवर्तन या ग्राम पंचायत के क्षेत्र को नगर पालिका आदि में सम्मिलित करने का क्या प्रभाव होगा। हम सेक्शन 8 को देखते हैं। सेक्शन 8 हमने देखा, सेक्शन 8 है ये जनसंख्या में परिवर्तन। यदि किसी ग्राम पंचायत का संपूर्ण क्षेत्र किसी नगर म्यूनिसिपैलिटी, कैंटोनमेंट एरिया, नोटिफाइड एरिया, टाउन एरिया में सम्मिलित कर दिया जाए तो ग्राम पंचायत का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। क्या होगा? अगर कोई भी एरिया का पूरा एरिया चला गया नगर पालिका में तो ग्राम पंचायत का एग्जिस्टेंट अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और उसकी अस्तियां तथा उसका जिम्मेदारियां विहित रीति से निर्धारित कर दी जाएगी और जो भी उसकी जिम्मेदारियां होंगी नगर पालिका के अंदर हो जाएंगी। यदि ऐसे क्षेत्र का कोई भाग, मतलब थोड़ा बहुत भाग अगर शहरी क्षेत्र नगर पालिका में जाता है तो इस प्रकार सम्मिलित कर दिया गया तो ग्राम पंचायत का अधिकार क्षेत्र उतने भाग से हट जाएगा। ऐसा होता है, हमने भी देखा हमारे गांव के जो अगल बगल के 2-3 गांव थे उसमें नगर पालिका जोड़ा गया है, उसमें नगर पालिका आ चुका है। लगभग आधे गांव में, पूरे गांव में नहीं आ पाया है। जितने भी जगहों पे आया है वहां पर वो सभासद का एरिया हो चुका है और जितना बचा है ग्राम पंचायत में वो प्रधानी का एरिया है। इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करेंगे और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि लाइक शेयर सब्सक्राइब से ही हमारे वीडियो को रीच मिलती है और लोगों तक पहुंचती है। जो भी ग्राम पंचायत अधिकारी का हमारे जैसे साथी तैयारी कर रहे हैं उनको भी फायदा मिलेगा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन नियमावली के बारे में। निर्वाचन नियमावली नामावली आज ही हम पढ़ सकते हैं, लेकिन इससे पढ़ने से वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, लगभग 20-22 मिनट की अभी बन चुकी है। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।